इस वीडियो में हमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट या फिर एक्टिव मूवमेंट स्टडी करना है। अब यहां पर शब्द एक्टिव लगाया गया है, मतलब यहां पर एनर्जी या फिर एटीपी की जरूरत पड़ेगी। और एटीपी की जरूरत क्यों पड़ेगी? क्योंकि जो सब्सटेंस का या फिर मॉलिक्यूल का मूवमेंट करवाना है वो लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की ओर करवाना है, यानी अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट करवाना है। जो पैसिव मूवमेंट थी, जहां पर एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ रही थी, क्योंकि वहां पर जो मूवमेंट है वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर हो रहा था। और यहां पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो मूवमेंट है दैट इज फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। तो इसीलिए यहां पर एटीपी की जरूरत पड़ेगी और साथ में ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी। उस ट्रांसपोर्ट प्रोटीन को कहा जाता है पंप। सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब है कि जब एक स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, जिसे पंप कहते हैं, उसकी मदद से एटीपी यूटिलाइज करते हुए किसी आयन का या फिर मॉलिक्यूल का मूवमेंट कराया जाए अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। सो दैट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में बी प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और जब मूवमेंट होती है पार्टिकल की, तो वो कौन से डायरेक्शन में हो रही है, कितने पार्टिकल्स मूव हो रहे हैं, उसके बेसिस पर यूनिपोर्ट, सिम्पोर्ट, एंटीपोर्ट, तो ये सब चीजें हम अगली वीडियो में देखेंगे। अभी हम सिर्फ एक्टिव ट्रांसपोर्ट पर ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे। अब आप याद रखिए कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मूवमेंट इज यूजुअली इन वन डायरेक्शन, और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में, जहां पर आप एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की मदद लेते हो लेकिन एटीपी यूटिलाइज नहीं करते हो, तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में मूवमेंट इज रिवर्सिबल। अब एक्टिव मूवमेंट में ये एटीपी किस लिए चाहिए या एनर्जी किस लिए चाहिए? तो ये जो एनर्जी है उस कैरियर प्रोटीन के अंदर कॉन्फर्मेशनल चेंजेस या फिर स्ट्रक्चरल चेंजेस लाने के लिए चाहिए। तो देखिए, अगर कोई अनचार्ज्ड मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर करना है तो वो उसके कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के भरोसे हो जाता है, मतलब वो पैसिव मूवमेंट से हो जाता है। पर अगर किसी ऐसे सॉल्यूट की मूवमेंट करवाना हो विच कैरीज अ नेट चार्ज, तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ साथ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दैट इज बोथ द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट and the membrane potential influences the transport. The concentration gradient and the electrical gradient can be combined to calculate a new driving force, that is the electrochemical gradient. In fact, almost all the plasma membrane have a electrical potential difference across them, with the inside usually negative with respect to the outside. ये पोटेंशियल डिफरेंस फेवर करता है एंट्री ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस इनटू द सेल, बट ऑपोजेस द एंट्री ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस। तो इसीलिए सेल रिक्वायर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन दैट विल एक्टिवली पंप सर्टन सोल्यूट्स across the membrane against their electrochemical gradient, and this process is called as active transport. Facilitated diffusion की तरह ही active transport में जो membrane protein है उसकी जरूरत पड़ती है, और active transport facilitated transport की तरह ही बहुत ज्यादा selective भी है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी एक सैचुरेशन पॉइंट आने वाला है, जब पूरे के पूरे ये जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है वो यूटिलाइज कर लिए जाएंगे और एक मैक्सिमम आ जाएगा, तो तब एक सैचुरेशन पॉइंट आने वाला है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में अपहिल ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब जो ट्रांसपोर्ट है वो अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की जरूरत होती है। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पहला है सोडियम पोटेशियम पंप, या फिर इसे ही कहते हैं सोडियम पोटेशियम एटीपीएस और कैटायन एक्सचेंज पंप। तो यहां पर पंप माने कैरियर प्रोटीन,
तो होता क्या है, इन जनरल वर्टिब्रेट्स में और इनवर्टिब्रेट्स में सोडियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन 10 से 20 टाइम्स ज्यादा होता है ब्लड में एज कंपेयर टू दैट इन द सेल। और वही पोटेशियम आयन के बारे में उससे उलट है। पोटेशियम आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन है सेल के अंदर ज्यादा है, करीब 20 से 40 टाइम्स सेल के अंदर वो ज्यादा है कंपेयर टू द आउटर एरिया या फिर आउटसाइड। So such a low sodium concentration inside the cell is maintained by sodium potassium pump। तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की या इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट की बात करें तो सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन सेल के बाहर ज्यादा है कंपेयर्ड टू इनसाइड द सेल, और पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर ज्यादा है। अब अगर अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट या इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट इनकी मूवमेंट करवानी है तो हमें एटीपी या फिर एनर्जी लगेगी और एक कैरियर प्रोटीन की भी जरूरत पड़ेगी। सो सोडियम पोटेशियम एटीपीएज इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्टिवली पंप्स सोडियम आउट एंड पोटेशियम इनटू अ सेल अगेंस्ट देयर इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। एक एटीपी मॉलिक्यूल यूटिलाइज होने पर 3 सोडियम आयंस बाहर भेजे जाते हैं और बदले में 2 पोटेशियम आयंस अंदर लाए जाते हैं। एटीपी से जो एनर्जी मिलती है वो इस पंप में या कैरियर प्रोटीन में कॉन्फर्मेशनल चेंजेस लाने के लिए यूटिलाइज होती है और फिर आयंस का मूवमेंट पॉसिबल हो पाता है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हो, कॉन्फर्मेशनल चेंजेस होने की वजह से सोडियम की और पोटेशियम की मूवमेंट पॉसिबल हो पाई है। सोडियम पोटेशियम पंप इज फाउंड इन मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन्स एंड इन द मेम्ब्रेन ऑफ मसल फाइबर्स। दूसरा एग्जाम्पल है कैल्शियम पंप या फिर आप इसे कह सकते हो कैल्शियम एटीपीएस। इट पंप्स कैल्शियम आयंस आउट ऑफ द साइटोसोल, जिसकी वजह से सेल साइटोप्लाज्म में कैल्शियम आयन कॉन्सेंट्रेशन को कम रखा जा सकता है। कुछ सेल्स में जैसे कि इरिथ्रोसाइट्स में जो कैल्शियम पंप है दे आर लोकेटेड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और वो कैल्शियम आयंस का ट्रांसपोर्ट सेल के बाहर करवाते हैं। इसी के उलट जो मसल सेल्स है उनमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन पर कैल्शियम आयंस पंप लोकेटेड है। मतलब मसल सेल्स के सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन पर यह कैल्शियम आयन पंप लोकेटेड है और यहां पर कैल्शियम आयन का मूवमेंट सेल साइटोप्लाज्म में से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होता है, जिसकी वजह से मसल सेल्स रिलैक्स हो जाते हैं। और अगर कैल्शियम आयंस को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से साइटोसोल में मूव किया गया तो उसकी वजह से मसल सेल्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो जब कैल्शियम आयंस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ट्रांसपोर्ट होंगे तो मसल सेल्स रिलैक्स होंगे, और अगर कैल्शियम आयन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से साइटोसोल में मूव होंगे तो मसल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे। बहुत सी बार कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस पर क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस पर आपको ध्यान देना होगा। अब तीसरा एग्जाम्पल है प्रोटॉन पंप या फिर H पॉजिटिव पंप। लाइसोसोमल मेम्ब्रेन में आपको एटीपी डिपेंडेंट प्रोटॉन पंप देखने को मिलेगा, जो कि प्रोटॉन का ट्रांसपोर्ट करवाता है फ्रॉम द साइटोसोल इनटू द लूमेन ऑफ द लाइसोसोम्स, जिसकी मदद से लाइसोसोम्स के अंदर एसिडिक कंडीशन मेंटेन की जाती है। मतलब लाइसोसोम के अंदर का जो पीएच है वो 4.5 टू 5.0 होता है और वही जो साइटोप्लाज्म का पीएच है वो करीब 7.0 होता है। तो लाइसोसोम्स में एसिडिक कंडीशन क्यों मेंटेन करनी है और ये आपको इसकी क्या ज़रूरत पड़ती है, ये सब आपको समझेगा जब आप लाइसोसोम्स या फिर सेल ऑर्गेनेल्स को डिटेल में स्टडी करोगे तब। प्रोटॉन पंप आपको माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी देखने को मिलेगा, जहां दे हेल्प इन जनरेटिंग एटीपी फ्रॉम एडीपी।
तो ये तीनों भी एग्जाम्पल्स है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के, क्योंकि इन प्रोसेस के दौरान एटीपी यूटिलाइज किया जाता है